हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिएगा इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसके हैं। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो टॉपिक आता है इसमें वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वैद्युत अपघट्य क्या है? तो वैद्युत अपघट्य का मतलब है कि किसी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब वह आपका वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अब वैद्युत अपघट्य से जुड़ा हुआ था वैद्युत अपघटन। तो जब वैद्युत अपघटन हुआ है तो वैद्युत अपघट्य के पदार्थ में जो अपघटन हुआ है उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या है आपका 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या है? जलीय विलयन। इसका जलीय विलयन लिया मतलब कि इसको जल में घोल दिया गया तब उसका जलीय विलयन बन जाता है। एक्वस Aq का मतलब आता है कि जलीय विलयन। 2HCl और ये क्या हो गया? इससे H2 + Cl2 आपका बन गया। तो इस तरीके से ये कहलाता है वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन मतलब कि विद्युत प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य होता है और जो उसमें अपघटित हुआ है उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत वियोजन सिद्धांत। ये आपका आता है वैद्युत वियोजन सिद्धांत क्या है? तो वैद्युत वियोजन सिद्धांत क्या है कि इसके बारे में बताया था जो वैज्ञानिक थे स्वयं आर्हेनियस ने इसके बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य के आधार पर ही वैद्युत वियोजन सिद्धांत आपका दिया गया था कि किसी वैद्युत अपघट्य का जल को किसी विलायक में घोलने पर, किसी वैद्युत अपघट्य के जल को किसी विलायक में घोलने पर वह दो विद्युतीय आवेशित भागों में विभाजित हो जाता है, तब वह वैद्युत अपघटन कहलाता है या उसका वियोजन हो जाता है। तो जिसे हम वैद्युत वियोजन भी कहते हैं। अब कैसे होता है ये समझिए, रिएक्शन के द्वारा। जैसे कि आपने ये लिया है NaCl। तो NaCl को अगर हम जल में डिजोल्व करते हैं, इसको पानी में घोलते हैं, आपको जनरली पता है ये क्या कहलाता है? नमक का फॉर्मूला है, ठीक। और वैसे क्या है, इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो इसे क्या किया हमने, जब पानी में घोलते हैं तब क्या होता है इसमें कि Na+ और Cl- ये अपने आयन्स में वियोजित हो जाते, तो आयनों का वियोजन इसमें हो जाता है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर इसके बाद आर्हेनियस ने ये कहा कि जब ये अपने आयनों में वियोजित होते हैं तब इस पे दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पे आपका प्लस का आवेश है, इस पे आपका माइनस का आवेश है। तो जब इन पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तब वे कहलाते हैं आवेशित आयन, वो आवेशित कण। तो इस तरीके से इसे कहेंगे हम, जो आवेश अगर प्लस का है तब हम इसे कहते हैं धनावेशित, और जब आपका ऋण पर आ जाता है, माइनस का आवेश आता है, तब हम इसे कहते हैं ऋण आवेशित। तो इस तरीके से इस पे दो धनावेशित आयन भी कह सकते हैं, इसे धनावेशित आयन, ऋण आवेशित आयन। तो इस तरीके से इस पे ये आयन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर ये कहा जाता है कि यदि आवेश बराबर हैं, जैसे यदि आपका प्लस का और माइनस का दोनों आवेश यदि बराबर हैं, तो आपका जो जलीय विलयन होगा वह आपको उदासीन हो जाता है। तब वह कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि प्लस माइनस बराबर होने पर ये उदासीन हो जाएगा। तीसरी बात क्या आती है कि जो वियोजन सिद्धांत है, तो जो इनके आवेशित आयन है ये उसके भौतिक व पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों पर निर्भर करते हैं कि किस तरीके से में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस तरीके से विद्युत वियोजन सिद्धांत दिया गया था। मतलब कि वैद्युत के द्वारा जो वियोजन हुआ है उस सिद्धांत को वैद्युत वियोजन सिद्धांत कहते हैं, जैसे कि आपने ये देखा। अब चलिए बात करते हैं जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या होते हैं? तो वैसे तो जनरली सब जानते हैं कि अम्ल जो है वे पदार्थ, अम्ल के जो पदार्थ हैं वे खट्टे होते हैं और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अम्ल को चख कर नहीं देखा जा सकता, हर एक अम्ल को आप नहीं चख सकते। तो इसीलिए
आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अम्ल को रसायन में किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या परिभाषा आती है। तो अम्ल की जो परिभाषा है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब कि वे पदार्थ, हम ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन, मतलब क्या है आपका H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल ये आते हैं कि जैसे कि आपका ये है HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये क्या है आपके अम्ल हैं। अब कैसे हैं ये समझ लीजिए। अब जैसे कि आपका ये है HCl, तो HCl में क्या हो रहा है आपका कि H प्लस और Cl माइनस, अगर हम इसके जलीय विलयन में डालते हैं तब क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन ये अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन इसमें अलग हो जाएगा। इसी तरीके से इसे देखें हम तो क्या हो जाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस। अब यहाँ अगर इसे हम देखते हैं तब क्या आएगा H प्लस और NO3। इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो है, जैसे कि आपका ये आता है कि ये जो H प्लस है ये यहाँ आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अम्ल है। तो वे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वे आपके अम्ल कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा है। और इसी के साथ में ये बात आती है कि जब हम इसे जलीय विलयन में डाला है तो जलीय विलयन में जब ये जाता है तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये फ्रीडम में तो रह नहीं सकता, मतलब कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि ये क्या करता है कि ये रिएक्शन करता है H2O से, और H2O से रिएक्शन करके आपका बनाता है H3O प्लस। ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, जिसे क्या हो गया H3O प्लस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये कहलाता है आपका हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में अलग हो जाता है, तब ये होता है आपका एसिड। तो अब आती है इसकी बात कि इसके सामान्य गुण क्या है। जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये जो होते हैं कि ये ऊष्मा के आपके सुचालक भी होते हैं, और एक तरीके से इनकी जो क्षमता होती है वे प्रबल संचारक होते हैं। प्रबल संचारक का मतलब है ये पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा कि घरों में अचार बनाया जाता है, अचार में कहते हैं कि एसिड डाल दो अचार खराब नहीं होगा, तो वो क्या है आपका एसिटिक एसिड आ जाता है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है कि उसको प्रिजर्व रखता है, मतलब कि उसका संचारण करता है जिससे कि वह खराब नहीं होता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अम्ल जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि अम्ल किसे कहते हैं। तो परिभाषा आपकी क्या जाएगी, वे पदार्थ जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये है। इसके बाद ये आता है कि अम्ल के स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तब इसका आंसर कह देंगे अम्ल स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि वे जल से क्रिया करके आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं क्षार की। तो क्षार क्या है, इसमें बिल्कुल इसके उल्टा ही आ जाएगा, जो कि OH आयन देते हैं। ठीक, जो OH आयन देते हैं वे आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आता है KOH, NaOH, और आपका आ जाता है NH4OH। अगर हम इसे देखें तब क्या हो रहा है कि ये आपका K प्लस प्लस OH माइनस, इसी तरीके से आ जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, इसी प्रकार से आ जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ जो ये OH आ रहे हैं, तो ये जो OH हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वे पदार्थ जो OH आयंस देते हैं वे आपके क्षार कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको
लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब इसके जनरली क्या है कि जनरली हम कैसे पहचानते हैं, क्षार का जो स्वाद होता है थोड़ा सा कहना चाहिए तीखा सा होता है, बहुत तेज़ होता है, हैं। और दूसरी बात ये आती है कि क्षार का प्रयोग भी संक्षारक में किया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जाता जितना कि आपका अम्ल का होता है। तो इस तरीके से आ जाता है आपका अम्ल, ये आपका जाता है क्षार, कि वे पदार्थ जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं वे आपके क्षार कहलाते हैं। एक बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपका जल है, जल क्या है H2O, ठीक। अब H2O को यदि आप देखें तो अगर ये अपने आयंस में वियोजित होगा तो H प्लस OH माइनस, ठीक। तो इसके आधार पर ये हम कह सकते हैं जो H पॉजिटिव देगा वह क्या हो गया आपका अम्ल, और जो OH नेगेटिव देगा वह हो गया आपका क्षार। और जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तब उससे क्या बनता है आपका जल, मतलब कि जल निकल जाता है, और प्लस इसमें क्या बन जाता है लवण इसमें आ जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि जल जब H पॉजिटिव आयन और OH आयन आते हैं तब उसमें क्षार और अम्ल दोनों आ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें कि क्षार लवण क्या हैं। लवण क्या होता है कि अम्ल प्लस क्षार, तब इससे बन जाएगा जल प्लस लवण। समझ गए होंगे आप कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तब उससे जल व लवण बनता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अम्ल हमने लिया HCl प्लस क्षार क्या लिया हमने NaOH, इससे क्रिया कराई, क्रिया कराने पर जो आपका ये Na है, Na ने किससे रिएक्ट किया Cl से, और आपका क्या निकल गया इसमें ये NaCl, ये आपका आ जाता है NaCl प्लस H2O। तो इस तरीके से क्या बन गया आपका लवण किसे कहेंगे, जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है तब उससे लवण बनता है प्लस जल भी बनता है। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण। अब बच्चों उदासीनीकरण क्या है कि जब अम्ल व क्षार की क्रिया कराई जाती है तब उससे जल व लवण बनता है। ये परिभाषा आपकी उदासीनीकरण में भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई तो जल बन गया और NaCl बन गया, जो कि उदासीनीकरण में आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी दोनों की परिभाषाएं इंडिकेट करती हैं, दोनों की परिभाषाओं को बताती हैं, और इसके एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इसमें उदासीनीकरण की ऊष्मा, कि उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या होती है। उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है कि जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की क्रिया कराई जाती है तब उसमें लवण प्लस जल प्लस कुछ ऊष्मा निकलती है, तब वह उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। मतलब क्या है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तब स्वाभाविक सी बात है कुछ ऊष्मा उसमें से निकलेगी, तब उस ऊष्मा के आधार पर उसकी परिभाषा आ जाती है उदासीनीकरण की ऊष्मा। ठीक, इस तरीके से ये आपका होता है। तो देखिएगा बच्चों, आपको इन शॉर्ट में आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं अम्ल क्षारक और लवण को, कि किस तरीके से अम्ल क्षारक लवण हम याद करेंगे, और इस पे जो क्वेश्चंस हैं आपके सब इस टेबल के द्वारा सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है आपका, ये आता है अम्ल। अम्ल क्या है, हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वे आपके अम्ल कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं वे आपके अम्ल कहलाते हैं। क्षारक क्या है या क्षार क्या है, वे जो कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब है OH आयन देते हैं, वे आपके क्षार कहलाते हैं। इसको हम भस्म भी कहते हैं। ठीक, अब आती है बात कि लवण क्या है। जब अम्ल और क्षार
दोनों की क्रिया कराते हैं तब आपका लवण बनता है जो कि आयनिक ठोस होता है। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल ये है कि जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इन सबको अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, अम्ल हैं। अब इसमें आता है एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्रबल अम्ल कौन सा, दुर्बल अम्ल कौन सा। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो कि आयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, वे आपके प्रबल कहलाते हैं, और जो कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते वे आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 ये आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और CH3, COOH मतलब एसिटिक अम्ल, H2S और HCN ये आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका अधिकतर आता है बोर्ड एग्जाम में। फिर इसी तरीके से आता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर OH आयन आ रहा है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये आपके क्षार हैं या भस्म हैं। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन वही बनता है कि प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार के किसी एक प्रबल क्षार का नाम लिखिए और किसी एक दुर्बल क्षार का नाम लिखिए। तो प्रबल क्षार क्या हो गया आपका, NaOH और KOH। इसकी परिभाषा भी इसी की तरह बनती है कि जो कि अपने जलीय व्यंजन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है वे आपका प्रबल कहलाता है। दुर्बल जो कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहा है वे आपका दुर्बल कहलाएगा। तो इसमें दुर्बल कौन सा आ गया आपका, NH4OH, और ये NaOH और KOH आपका कहलाता है प्रबल। अब बात करते हैं हम लवण की। इसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये क्या आ गया आपका क्षार और ये आ गया आपका अम्ल। ठीक, इसकी जब इसके साथ अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने पर क्या बना आपका NH4Cl, जिसे हमने क्या कहा, लवण कहा। तो इस तरीके से इसका ये परिभाषा बनती है, जब क्षार की अम्ल से क्रिया कराने पर कोई आयनिक ठोस पदार्थ बनता है, आयनिक ठोस मतलब जो आयन से मिलकर बना आयनिक ठोस पदार्थ बनता है वे आपका लवण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपको ये आता है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने भी पढ़ा है कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल है, वो प्रबल क्षार है। HCl क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। तो जब हमने क्षार के अम्ल से क्रिया कराए तब आपका क्या बना, NaCl बन गया, प्लस H2 इसमें से निकल गया। तो इस तरीके से क्या बन गया आपका, लवण बन गया, प्लस जल इसमें से निकल गया। तो इस तरीके से आप इसको इन शॉर्ट में याद कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन से आपका क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये, कि अम्ल की क्षारकता क्या है। आपको दे दिया जाएगा कि अम्ल की क्षारकता क्या है, HCl दे दिया, HNO3 दिया और आपका एसिटिक अम्ल दे दिया। तो क्षारकता आप कैसे बताएंगे, क्षारकता बताते हैं जो कि ये हाइड्रोजन आयन या जो हाइड्रोजन आयन है उसको जो विस्थापित कर रहे हैं, कितने इसमें से हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, वही उसकी क्षारकता कहलाती है। तो इसमें कितना है, 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 1 है, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जैसे कि फॉर दूसरा एग्जांपल आपका आता है H2SO4। H2SO4 में कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, 2, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2 हो गई। H3PO4, H3PO4 में कितने दिखाई दे रहा है आपको, 3, तो इसलिए इसकी क्षारकता हो गई 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है कि जो कि जितने इसमें हाइड्रोजन आयन आपको दिखाई देंगे वही अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें इस तरीके से ये बनता है कि क्षार की अम्लता बताइए। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि CaOH को होल ट्वाइज NaOH कि इनकी अम्लता क्या होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें आप इससे समझ लेंगे कि NaOH, यहाँ पे OH, ये OH मतलब जितने ये OH देते हैं वे उसकी अम्लता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इसलिए इसकी अम्लता कितनी आ गई है, यहाँ 1 आ गई। ठीक इसी तरीके से जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका CaOH को होल ट्वाइज, अगर हम इसमें देखें तो OH कितने आ रहे हैं हमारे, होल ट्वाइज है, मतलब कि OH कितने हमारे 2 हैं, और यहाँ पे ऐसी MgOH को होल ट्वाइज, तो OH इसके कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए इसकी जो अम्लता हो गई इन क्षार की
कितनी हो गई 2 हो गई। इसी तरीके से FeOH का होल थ्राइज, AlOH को होल थ्राइज, तो इसलिए इस क्षार की भी अम्लता कितनी हो गई 3 हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने OH हैं आपके इसमें प्रेजेंट, उसके आधार पर आप इस क्षार की अम्लता को बता सकते हैं। बहुत आसान है, क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अब बात करते हैं इसी में लवण में चलिएगा कि उदासीनीकरण। क्वेश्चन बनता है आपके कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण क्या होता है, इससे पहले आपको बताया गया कि जब आपका क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है तब उससे आपका लवण व जल बनता है, तब इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अब इसी में क्वेश्चन आपका बनता है उदासीनीकरण ऊष्मा। ऊष्मा क्या है कि अगर हम यहाँ पर ऊष्मा जोड़ दें और प्लस ये आ जाए यहाँ पर ऊष्मा, तो क्या होगा कि उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं। जब हम 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की क्रिया कराते हैं तब उससे लवण व जल बनता है, प्लस उसमें से ऊष्मा निकलती है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो कुछ ऊष्मा उसमें से निकलेगी। जो ऊष्मा उसमें से निकलती है वे उसकी उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर क्यों रहती है। अब सदैव स्थिर क्यों रहती है, इसका रीज़न क्या है कि जब हमारा ये क्षार है, क्षार क्या देगा आपको, यहाँ पर ये OH आयन दे रहा है, ठीक, और ये जो अम्ल है, अम्ल क्या दे रहा है आपका H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो जब क्षार और अम्ल की हम क्रिया करा रहे हैं, ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है और ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो जल को बनाने में जो ऊष्मा निकल रही है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के क्रिया कराने पर जो जल बन रहा है और उसको बनाने में जो ऊष्मा निकल रही है वह उसकी उदासीनीकरण ऊष्मा होती है, और ये ऊष्मा हमेशा ही स्थिर रहती है कि OH और H प्लस में जो H2O बना है उसकी ऊष्मा हमेशा स्थिर रहती है। तो इसीलिए प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की उदासीनीकरण ऊष्मा हमेशा स्थिर रहती है। तो इस तरीके से इसके द्वारा आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप इस टेबल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आपका अम्ल, क्षार और लवण पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। और इसमें अब बच्चों आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ ऐसा बचा है, लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा मुझसे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक इसका देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों देखिएगा अगला है आपका ये लवण। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि लवण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण सहित इन्हें आप बताइए। ये दीर्घ में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में क्वेश्चन यह आ जाता है कि सामान्य लवण का एग्जाम्पल बताइए, यह मिश्रित लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ये द्विक लवण का एक उदाहरण लिखिए, ये संकर लवण का एक उदाहरण लिखिए। तो इस टेबल में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो छिपे हुए हैं, ये टेबल आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि लवण किसे कहते हैं, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, रिपीट करती हूँ फिर दोबारा से आपको कि लवण किसे कहते हैं। जब किसी क्षारक प्लस अम्ल की क्रिया कराई जाती है तब उससे जो आयनिक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बनता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा ये कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है, लवण आपके 6 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये और समझ लीजिए। सबसे पहले आता है आपका सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या है कि वे लवण जो कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन नहीं देते हैं, जिसमें आपके H पॉजिटिव OH निगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते, वे आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल NaCl, KCNO3। अब आता है इसके बाद अम्लीय लवण। अम्लीय का मतलब आप जान ही गए हैं कि अम्लीय जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, वे आपके अम्ल हैं। तो लवण भी उसी से रिलेटेड हो गया कि अम्लीय लवण जो कि H पॉजिटिव आयन आपके देते हैं वे आपके अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHSO4, NaHCO3, तो इसमें क्या है, ये H रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इससे क्या पता चला है कि आपका अम्लीय लवण है। नंबर 3 क्या आता है, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होता है, जो कि OH आयंस देते हैं, OH निगेटिव आयंस देते हैं, वे आपके क्षारीय लवण
कहलाते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, MgOHCl, तो बीच में क्या रहा आपका OH, ये देखिए ये OH ये OH, तो इससे क्या पता चला कि ये हमारा क्षारीय लवण है। तो इस तरीके से इसके आप एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। अब बात आती है मिश्रित लवण की। मिश्रित का मतलब है मिला जुला, जो कि मिला हुआ होता है तो वह आपका मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या आता है कि एक से अधिक, उसमें या तो धनायन हो या ऋणायन हो, तो धनायन व ऋणायनों का जो मिश्रण होगा वे आपके मिश्रित आयन कहलाएंगे। जैसे कि NaKSO4, CaOCl और Cl, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे देखें तो Na क्या जाएगा आपका पॉजिटिव में जाएगा, पोटेशियम भी पॉजिटिव में जाएगा, SO4 आपका निगेटिव में जाएगा। तो इसमें Na और पोटेशियम क्या हो गए, ये दोनों आपके एक से अधिक क्या हो गए पॉजिटिव आयन, मतलब कि धनायन में चले गए, और ऋणायन आपका कितना बचा, एक बचा। तो इसलिए एक से अधिक धनायन व ऋणायन जिसमें उपस्थित होते हैं वे आपके मिश्रित आयन कहलाते हैं। अब बात आती है द्विक लवण कि द्विक लवण किसे कहते हैं। द्विक का मतलब है दो से है कि जब दो सरल लवण आपस में मिलकर एक लवण बनाते हैं तब वह आपका द्विक लवण कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल आता है आपका फिटकरी या मोहर लवण। तो जैसे कि आपका जो है ये फिटकरी है, फिटकरी आप देखिएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O, जिसमें क्या हो गया कि दो सरल लवण इसमें मिले हैं, एक तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों मिले हैं, तो इससे क्या बना आपका एक सॉल्ट ये बन गया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं द्विक लवण, जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। ये काफ़ी पूछा जाता है। फिर आता है संकर लवण, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। संकर लवण में मतलब क्या है, संकर मतलब मिला जुला मिश्रित होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपके कि जैसे यहाँ पे दो था, इसमें नहीं है कि दो ही हो, ठीक है। तो संकर लवण में क्या है कि जब आपके इसमें आयन, उदासीन अणु और धातु धनायन ये तीनों प्रेजेंट होते हैं तब वह आपका संकर लवण कहलाता है। एक तो इसमें आपका क्या आयन, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। आयन उदासीन अणु होगा और धातु का धनायन होगा तब वह आपका संकर लवण कहलाएगा। जैसे कि आपका ये इसका एग्जाम्पल ये आ जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मतलब कि पोटेशियम आ गया, इसमें पॉजिटिव आयन में आ गया, Fe आ गया और साइनो ग्रुप आ गया। तो इसमें क्या हो गई, ये Fe क्या हो गई, धातु हो गई, आयरन जो है धातु आ गई बीच में। तो इस तरीके से क्या हो गया, संकर लवण आपका बन गया। तो ये पूरा इसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन भी है, ये दीर्घ में आपका पूरा एक क्वेश्चन आ गया। वैसे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें कई बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, बहुत सिंपल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। अब चलिए अब इसका अगला टॉपिक आप देखते हैं, दूसरा टॉपिक। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि पीएच किसे कहते हैं, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो पीएच की परिभाषा क्या आती है कि हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो जैसे कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन, इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बन गई है कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण, ये जो साइडों में लगा हुआ इसे हम कहते हैं सांद्रण कंसंट्रेशन। ये सांद्रण के ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह है तो ऋणात्मक लघुगणक मतलब कि लोगैंथम लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा याद कर लेंगे कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के लघुगणक को पीएच कहते हैं। यदि हम इसका माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो 1/में में चला जाएगा, मतलब कि बराबर log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन। यदि हमें हाइड्रोजन आयन केवल निकालना होगा तब इसका फॉर्मूला ये बन जाता है कि हाइड्रोजन आयन बराबर 10⁻⁻ pH, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं, कि हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब इसमें आपका ये क्वेश्चन बनता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻14। अब 14 है तो जैसे कि जल है, आपको पता ही है कि जल को अगर हम आयनित करेंगे तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन आएंगे, OH आयन आएंगे, जो कि बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁷ के। तो इस तरीके से ये इसका आ जाता है। अब ये आती है कि pH वैल्यू क्या है। तो जैसे कि आप मानिएगा ये कोई स्केल है, ठीक, इसमें हमने क्या माना कि बीच का जो भाग है ये आपकी काउंटिंग आ गई 7, इससे ऊपर की आ गई 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, और ये आपका आ गया यहाँ से 0 से, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें क्या है कि pH क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की वैल्यू नापी जाती है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसमें क्या है कि यदि आपका 6 से नीचे वैल्यू उसकी आती है तब वह पदार्थ आपका कहलाता है अम्लीय, और केवल 7 है तब वह कहलाता है उदासीन। और आपका यदि 7 से ऊपर जाता है, 8 से ऊपर जाएगा, 8 से 14 के बीच है, तब वे होता है आपका क्षारीय विलयन। तो इस तरीके से हम किसी भी जलीय विलयन की pH इस तरीके से नापते हैं कि उससे ये पता लगाते हैं कि जो हमारा जलीय विलयन है वह आपका अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। तो जैसे कि उदासीन आप देख रहे हैं 7 होता है, तो जल की जो pH है जैसे H+OH- इसकी pH कितनी आ रही है, 7 आएगी। तो 7 क्या है कि उदासीन है, तो ना तो ये अम्ल है ना ही ये जल है, इसीलिए जल को पिया जाता है। या फिर आपका ये आता है कि ये क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो एसिडिटी बनती है, तो एसिडिटी में तो देखिए बच्चों pH पर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल जो कि 2 या 3 नंबर के होते हैं, और इसके सभी फार्मूलाज जो हैं वो मैंने ये लिखे हैं। जैसे कि एक आपका ये हाइड्रोजन आयन बराबर 10⁻⁻⁻ pH, या pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन, या फिर इसको इसके फॉर्म में ले सकते हैं, या हाइड्रोजन आयन OH आयन बराबर 1 × 10⁻⁻14, या हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें मैंने इन फार्मूलों पर, तीनों फार्मूलाज पर 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी विलयन का pH मान 3 है, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताइए। तो विलयन का जो pH मान है, तो इसे कैसे करेंगे, pH मान आपका कितना दिया है, 3 दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपसे पूछा गया है, तो ये किस पे आएगा, इस फॉर्मूले पर आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, H+ बराबर 10⁻⁻⁻ pH, ये फॉर्मूला आ गया। अब pH वैल्यू ये जब दी हुई है तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। केवल आपको यहाँ पर ये pH वैल्यू पुट करनी है, और जो कि क्या होती है आपकी 10⁻⁻3 जो वैल्यू है ये किस में आती है, मोल प्रति लीटर में। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। pH वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन आयन दिया हुआ, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देना है और आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻9 है, तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपका क्या दिया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया है बराबर 10⁻⁻9। अब pH मान ज्ञात करना, तो ये हमें करना है इस फॉर्मूले से कि ये जो आपका फॉर्मूला है कि pH बराबर -log और 10 ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, -log और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आप इसमें लगा देंगे। क्या करते हैं इसमें कि 1 × 10⁻⁻9 से भी लिख देते हैं, क्योंकि वैल्यू 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए लिख देते हैं। आप चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, ये सीधे सीधे आपका आ जाएगा 10⁻⁻9 में। तो क्या होगा कि -log और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 10 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका -9। तो बराबर क्या हो जाएगा ये कि pH बराबर माइनस और -9, तो बराबर कितना आ गया, 9। तो pH का मान कितना आ गया, 9। अब इसमें ये बातें पूछ ली जाती है कि आपका जो विलयन है वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अब क्योंकि ये इसकी जो pH मान है वो कितना है, 9 आया, तो इसलिए विलयन कैसे होगा आपका, इसमें ये क्षारीय विलयन होता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे इसका। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यदि एक विलयन में OH का मान ये दिया गया है, तब pH
वैल्यूज़ की ज्ञात कीजिए, pH वैल्यूज़ की बताइए। अब इस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला आपको पुट करना होगा वो ये तीसरा वाले नंबर का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसमें क्या दिया गया है ये समझ लीजिएगा, आपकी ये वैल्यू दी गई है, मतलब क्या है OH आयन बराबर 1 × 10⁻⁻10 ये दिया गया है। फॉर्मूला आपको क्या करना है, पहले हमें pH निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, हाइड्रोनियम आयन निकालना होगा। तो H आयन निकालेंगे, तो H आयन के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 × 10⁻14 और अपॉन OH माइनस, ये आ गया। अब इससे हम निकाल लेंगे इसका हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव बराबर 1 × 10⁻14 अपॉन 1 × 10⁻10। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जिससे कि कितनी वैल्यू आई 1 × 10 की पावर आपके आ गई -4। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हाइड्रोजन की वैल्यू जब हमने निकाल ली, हमसे पूछा गया pH, तो pH हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे हम निकाल लेंगे। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, -log और 10 प्लस, तो क्या हो जाएगा -log 1 × 10 की पावर -4, तो क्या हो जाएगा -log और इसमें आ जाएगा आपकी -4 बराबर, ये इधर कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो pH बराबर क्या जाएगा -4, तो आपका आ गया pH वैल्यू कितनी आ गई इसकी बराबर 4। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या हुई, 4 आई है, तो विलयन कैसा आपका ये अम्लीय विलयन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये न्यूमेरिकल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो बच्चों ये आपके जो टॉपिक है, चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार और लवण, तो इसके ये कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में करा दिए गए हैं, और जो बाकी टॉपिक इसके बचे हैं वो आपकी अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। यदि आपको इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं टेलीग्राम के, उसमें आपको हैंड रिटन वाले नोट्स कम्प्लीटली मिल जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी होती है पढ़ने में। वैसे तो बहुत इजी है, आपको वीडियो में भी सब कुछ बता दिया गया है। और यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, तो बच्चों, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।